हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है विजन आईएएस पीटी 365 का इकोनॉमी का पार्ट 7 हम लेकर आए हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 6 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इकोनॉमी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी में इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और इसके करंट अफेयर्स से स्टैटिक का जो कनेक्शन है उसके साथ आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा हमने पीटी 365 का कल्चर और एनवायरनमेंट का पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका मैराथन सीरीज हमारे चैनल पर डला हुआ है, आप उस पर एक बार जाकर देख सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर आपको सारी ज़रूरी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज जो बात करने वाले हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आपको यूपीएससी में देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई करके लॉन्च किया गया है। बेसिकली इंडिया के द्वारा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेपोसिटरी एंड सोशल इम्पैक्ट फंड जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। कब? G20 लीडर समिट जो हुई थी उसमें किया गया है। तो G20 समिट ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है और उसमें अगर कुछ इनिशिएटिव लिया गया है तो वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मैं इस फंड की बात करूंगी तो ये वन ऑफ द 3 डीपीआई डेलिवरेबल्स होते हैं दैट वर एंडोर्स्ड बाय द G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। वहाँ पर 3 बेसिकली डिलीवरेबल्स किए गए थे, 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी गई थी। उसमें से एक ये वाली बात है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना, दैट इज ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेपोसिटरी। 2 अलग डिलीवरेबल्स जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डीपीआई सबसे पहली बात ये है, और उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना है डीपीआई को। तो यहाँ पर बेसिकली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा देना है, तो उसके लिए एक हमने फंड बना दिया है। उसके साथ हमने उसका एक फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग किस तरह से हमको डीपीआई बनाना है, देन उसके बाद उसको फाइनेंस कैसे प्रोवाइड करना है। तो ये 3 बेसिक बातें ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट भी है, अब देखिए डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। तो डिजिटल क्या है यहाँ पर? तो दैट इज इनेबल रिमोट पेपरलेस प्रेजेंसलेस सर्विस डिलीवरी होगी, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग एक्सेस एंड डिजिटल रेल रूट्स। देन उसके बाद पब्लिक के इसमें क्या आ जाएगा? पब्लिक गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रेशन। देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात कर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वी हैव स्केल इनोवेशंस, देन वी हैव अ इकोसिस्टम लेड इम्प्लीमेंटेशन, देन इकोसिस्टम लेवल इम्पैक्ट। अलग अलग चीजें आप देख सकते हैं। अब इसके की पिलर्स की अगर हम बात करेंगे तो वही है, सबसे पहले ओपन है, इंटरऑपरेबल है, एक्सटेंसिबल है, स्केलेबल टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। रोबस्ट गवर्नमेंट फ्रेमवर्क होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होना चाहिए। कुछ एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन डेटा को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए थोड़ा सा रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर बेसिकली टेक्निकल सोशल बैरियर्स जो होते हैं, इकोनॉमिक बैरियर्स जो होते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं हमको टैकल करना है यहाँ पर। इसके बारे में बात करी गई है। और इंडिया का जो डीपीआई आर्किटेक्चर है उसको हम ऑल्सो क्या बोलेंगे? इंडिया स्टैक बोलेंगे, जिसमें आपको आधार आइडेंटिटी होगी, यूपीआई एंड आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पेमेंट्स होंगे, डिजी लॉकर एंड अकाउंट एग्रीगेटर डेटा एक्सचेंज। तो तीनों चीजें ये भी ध्यान रखेंगे, हम आइडेंटिटी की कैसे बात कर रहे हैं, पेमेंट की कैसे बात कर रहे हैं और डेटा एक्सचेंज की क्या बात कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अकाउंट एग्रीगेटर पर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो यहाँ पर डीपीआई के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़कर जाएं। नेक्स्ट वी हैव नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। हम लॉजिस्टिक्स को लेकर भी पॉलिसी लेकर आई है गवर्नमेंट, तो ये भी पता होना चाहिए। बेसिकली ये 2022 में इसको अनाउंस किया गया था, अनाउंसमेंट 2022 में हुआ था, टू प्रमोट सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री एंड मूव इंडिया गुड्स कॉम्पिटेटिवनेस इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। तो बेसिकली हमको इंडिया की गुड्स की कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ाना है डोमेस्टिक मार्केट में एज वेल एज ग्लोबल मार्केट में। तो यहाँ पर एक फ्लो ऑफ गुड जो होता है वो सीमलेस होना चाहिए। बहुत सारी बीच में दिक्कतें आ जाती हैं, तो उनको हमको टैकल करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंडिया की कहना चाहिए फर्स्ट एनिवर्सरी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की आई है, जो कि 2022 में हुआ था। तो 2023 में इसकी हमने वर्षगांठ मनाई है और उसके उपलक्ष्य में हमने बोला है कि सीमलेस फ्लो ऑफ गुड अक्रॉस द कंट्री हमको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर टारगेट क्या रखा गया है? तो टारगेट रखा गया है सबसे पहले रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया। हमको कॉस्ट को कम करना है बाय द 2030। ये ध्यान रखना है किस लेवल से कम करने की बात करी गई और कब तक के लिए बात करी गई, ये क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद इम्प्रूव द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, हमको ये भी इम्प्रूव करना है। कितनी कंट्रीज में? 25 कंट्रीज में, ये भी 2030 तक करना है। क्रिएट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए हमें क्लैप
प्रोग्राम चला रहे हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान यहाँ पर बना रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग एरियाज में हम डिवाइड कर देंगे, उस एरियाज के तहत स्पेसिफिक एक्शन लिए जाएगा। ठीक है, अब 8 एरिया एक्शंस कौन से होंगे क्लैप के, वो पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्टेट एंगेजमेंट, एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक, देन उसके बाद सर्विस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए, सेक्टोरल प्लान फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक एंड फैसिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क्स। तो ये अलग अलग 8 सेक्टर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव लीड्स रिपोर्ट 2023, ये अभी निकल कर आई है। अब लीड्स रिपोर्ट क्या है, दैट इज लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2023। कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से लॉन्च करती है। यहाँ पर ये रिपोर्ट जो होती है, इसमें हम क्या किस चीज़ के विषय में बताते हैं, तो हमारा जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने 2018 में बताया था, उसमें हमने कितना इंप्रूवमेंट किया है वो बताते हैं। ठीक है, अब इंडिया की रैंकिंग अगर मैं 2023 की बात करूंगी, तो यहाँ पर 38 नंबर पर है 139 कंट्रीज में, तो मोर और लेस हमारी यहाँ पर पोजीशन अच्छी है, लेकिन फिर भी हमें 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हमें इसको और अच्छा करना है। अब यहाँ पर बोला है कि 6 डायमेंशंस होते हैं ट्रेड के, कौन कौन से होते हैं, कस्टम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, क्वालिटी ऑफ अ लॉजिस्टिक सर्विस, ट्रैकिंग एंड टैकिंग एंड टाइमलेसनेस। तो ये सारी चीजें याद रखना है कि 6 डायमेंशंस कौन से हैं, जो कि हमने 2023 रैंक में कंट्रीज की जो हम रैंकिंग देते हैं उसमें कौन कौन से डायमेंशंस पर हम रैंकिंग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी क्या करना है, हमको एफिशिएंसी प्रोवाइड करना है लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के तहत। अब यहाँ पर पिलर्स कौन कौन से हैं फॉर मेजरिंग द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, जैसे कि सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर पॉलिसी एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो जो भी देखिए आप लोगों को पता होगा लॉजिस्टिक में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, बहुत सारी प्रोसेस लगती है, तो हमको ये प्रोसेस को थोड़ा सा कम करना है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, ईजिली हम लोग बिजनेस कर सकें। ठीक है, यहाँ पर हमको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात करनी, क्योंकि हमको स्टॉक बहुत रखना पड़ता है, तो स्टॉक की भी कहीं ना कहीं बात करी गई है। अब लॉजिस्टिक की जब हम बात करेंगे तो हमको एक तो उनका इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, दूसरा लॉजिस्टिक सर्विसेज की बात करनी है, और तीसरा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात करनी है। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव किसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा लिए गए हैं। 21 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ यूनियन टेरिटरीज पर अभी काम करना बाकी है। तो 15 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज हैव गिवन इंडस्ट्री स्टेटस टू द लॉजिस्टिक सेक्टर, किसी को हमने यहाँ पर इंडस्ट्री स्टेटस भी दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मोर और लेस कौन कौन से सेगमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दी, वो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लें। देन वी हैव पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर इसके 2 साल पूरे हो गए हैं, 2021 में इसको हमने लॉन्च किया था। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब हर एक व्यक्ति तक हमको क्या पहुंचाना है, सारी चीजें पहुंचानी है। ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जिससे क्या हो जाए, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि वो बोल देंगे कि हमारे यहाँ से माल जाने की संभावना नहीं है, हमारे यहाँ से हम माल भिजवा नहीं सकते, तो आप आकर दे दीजिए। तो ये वाली कंडीशन ना आए, इसलिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर जो बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत यहाँ पर एक्सपीडिट किया गया है, रिडक्शन ऑफ द प्री अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन टाइम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम 3 to 4 months अर्लियर टू 1 month, इंक्रीजिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन को आप पहले से अवेलेबल करा दो, डेटा हमको दे दो कि कहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया, किस तरह से कनेक्टिविटी हम दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाइसेक एन। बाइसेक एन का फुल फॉर्म क्या है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये कहीं ना कहीं इसके साथ मिलकर काम करेगा। तो आप लोगों ने जैसे कि हम लोग गूगल वो यूज करते हैं, गूगल मैप्स यूज करते हैं, तो उसकी जगह यहाँ पर हम अपना ही सिस्टम कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज करने लगेंगे, तो उससे हमको यहाँ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी इजीली हो सकती है। अब पीएम गति शक्ति है क्या, इट इज अ नेशनल मास्टर प्लान, आप लोगों को पता है नेशनल मास्टर प्लान है पीएम गति शक्ति, जो कि प्रोवाइड करता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेरियस इकोनॉमिक जोन्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इकोनॉमिक जोन किसको बोल रहा है, एक बेसिकली क्लस्टर होता है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा परफॉर्म होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विसेज, ये दोनों चीजों के बारे में ही हम बात करेंगे। इसमें अलग अलग हम कह सकते हैं क्लस्टर्स बन सकते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल क्लस्टर अलग बन सकता है, फार्मास्यूटिकल का क्लस्टर अलग, डिफेंस कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स अलग, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट भी है, यहाँ 6 पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव दिए गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल एंड डायनेमिक। तो ये 6 पिलर्स ध्यान रखेंगे। देन वी हैव अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये बहुत समय से चला आ रहा है, तो यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चर्चा में रहा है। ये कंप्लीटली फुल्ली अब काम करने लगा है 2023 से। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब किसी एक चीज को डेडिकेट किया गया, वहां पर दूसरा और कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक रेलवे का कॉरिडोर है जो डिजाइन किया गया रैपिड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। अब यहाँ पर गुड्स एंड कमोडिटीज के ट्रांसफर के लिए बनाया गया है रेलवे कॉरिडोर। नहीं तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है कि सेम एक ही लाइन जा रही है, पटरी की एक ही लाइन जा रही है, तो उससे हमारे लोगों को ले जाने वाली ट्रेन भी जा रही है, फिर वो माल वाली ट्रेन में लेट हो जाता है, या फिर लोगों वाली ट्रेन को थोड़ा रोक दिया जाता है, माल वाली ट्रेन पहले जाती है, फिर लोगों वाली ट्रेन जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उसके कारण से पैरेलली हम यहाँ पर एक कॉरिडोर बना देंगे जो कि केवल डेडिकेटेड उस चीज को करने के लिए बनाया गया है। तो इससे क्या होगा, हाई स्पीड जनरेट होगी और हाई कैपेसिटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अब पैसेंजर ट्रैफिक जो होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट का मैप दिया हुआ है, ये बहुत अच्छे से आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये देख सकते हैं अगला आप लोग, ये ईस्टर्न डीएफसी दिख रहा है आप लोगों को, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा वेस्ट कॉरिडोर भी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है, ये वेस्टर्न कॉरिडोर है, अलग अलग है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। कौन फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक ने इसको फंड किया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो कहाँ से कहाँ तक चालू हो रहा है, देखिए खड़गपुर से लेके विजयवाड़ा तक। ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1 जो है वो पाल घाट से लेकर दंकुनी तक। ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 जो है वो राज खरसवान से अंधेल तक, और उसके बाद साउथ नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर है वो विजयवाड़ा से इटारसी तक। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। ये पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया गया है, नमो भारत रैपिड एक्स इसको बोला गया है, जो ट्रेन हमारी नमो भारत ट्रेन चलाई है उसके साथ। बेसिकली ये कहाँ से कहाँ तक रन होगा, तो साहिबाबाद से उत्तर प्रदेश में आपको रन होता हुआ दिखाई देगा। ये वही है, न्यू डेडिकेटेड और हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कंप्यूटर सर्विसेज है, जो कि रीजनल नोड्स को एनसीआर से कनेक्ट करेंगी। इनमें अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर बेसिकली मेट्रो और इंडियन रेलवेज को यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया है, उससे अलग है ये कहीं ना कहीं। इट केटर्स टू द पैसेंजर्स लुकिंग टू ट्रेवल रिलेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस विद फ्यूअर स्टॉप्स, है ना। अगर हमको बहुत लंबे दूरी पर जाना है कुछ छोटे छोटे स्टॉप्स के साथ, तब आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इसलिए। देन वी हैव कोची मेट्रो, वाटर मेट्रो की बात करी गई तो इंडिया का पहला वाटर बेस्ड मेट्रो, अभी आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में देखा होगा, कोची वाटर मेट्रो बनाया गया है, इनॉग्रेट किया पीएम मोदी जी ने। तो ये एक इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि कनेक्ट करेगा वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी थ्रू इट्स इंट्रीगेट नेटवर्क ऑफ वाटरवेज। तो वाटरवेज के तहत यहाँ पर किया जाएगा। बोट जो बनाई जाएगी वो किसकी बनाई जाएगी, तो लिथियम टाइनेट ऑक्साइड, इसको ध्यान रखेंगे, लिथियम टाइटनेट ऑक्साइड, इसकी बैटरीज यहाँ पर यूज की जाएंगी, जो कि दिट कैन बी चार्ज इन 15 मिनट्स यूजिंग ए स्पेशली बिल्ड चार्जिंग सिस्टम। जैसे कि आजकल हमारे मोबाइल के चार्जर्स कैसे होते हैं, आप बस चार्जिंग पे लगाओ और हार्डली 15 टू 20 मिनट्स में चार्ज कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर बोट को भी 15 मिनट में चार्ज करके आपको दे देगा, ठीक है। अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करूँ तो सबसे पहले तो सेफेस्ट मोड होगा, और यहाँ पर 7 से 10 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। लास्ट ईयर कोची वाटर मेट्रो वन द प्रेस्टिजियस ग्यूसी अवार्ड, जो फ्रांस में दिया जाता है, ये जीता है किसने, कोची वाटर मेट्रो ने। नेक्स्ट वी हैव नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। ये रुपे प्रीपेड कार्ड है, प्रीपेड है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 2019 में से लॉन्च किया गया वन नेशन वन कार्ड के तहत, ताकि क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट में मोबिलिटी हमको देखने के लिए मिले। कस्टमर्स इस कार्ड को, सिंगल कार्ड को यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह के पेमेंट के लिए, मेट्रो बस में, सबर्न रेलवे में, टोल्स में, पार्किंग में, सब जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। केवल एक कार्ड से सारा पेमेंट हो सकता है आपका, चिप बेस्ड होगा। और कौन सा बैंक इशू कर रहा है इस बार, एसबीआई के द्वारा इशू किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047। अब देखिए 2047 की बात हमारे अभी जो बजट आया है उसमें की गई थी, तो इसको याद रखेंगे। अमृत काल विजन 2047 को हमने अमृत काल के नाम से बोला है कि वो हो जाएगा। तो 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुई है मुंबई में,
वहां पर बोला है कि हमको अपने पोर्ट्स और शिपिंग वाटरवेज को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हम ग्लोबल लीडर बन जाए मैरीटाइम में 2047 तक। तो ये वाला आप लोग डेटा ध्यान रखेंगे। पहली मैरीटाइम इंडिया समिट कब हुई थी? 2016 में, अगेन मुंबई में हुई थी। और सेकेंड अब 2021 वाली भी मुंबई में हुई है, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड वाली आपको मुंबई में ही देखने के लिए मिलेगी। तो अमृतकाल विजन 2047 आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023। ये किसने लॉन्च करी? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लॉन्च की गई है। इसको हम बोलते हैं हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023। अब ये हरित सागर गाइडलाइंस क्या है वो थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। ये एक इकोसिस्टम है जो डायनेमिक पोर्ट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। देखिए पोर्ट की बात हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं और ये ग्रीन पोर्ट्स की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे क्या हो कि जो हमारी ग्रीन एनर्जी जनरेट हो, क्लीन एनर्जी जनरेट हो, उसके कारण से CO2 का उत्सर्जन ना हो। बेसिकली वही हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रीन पोर्ट्स में शामिल होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मीथेनॉल, इथेनॉल, ये यूज करना है आपको, ठीक है। देन इसके तहत और क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी ग्रीन इनिशिएटिव्स के तहत? तो वही है कि अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी को 60% यूज कर रहे हैं, हम 90% यूज करेंगे 2047 तक। देन उसके बाद यहाँ पर हम 1 LNG की बात करेंगे जो कि बंकर मतलब वहां पर उसको कहना चाहिए कुछ देर के लिए स्टे के तौर पर हम रख सकते हैं। 2030 तक हमको ये भी बना के रखना है अपने पास। उसके बाद हमको चार्जिंग स्टेशन, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो चार्जिंग स्टेशन भी बनाना पड़ेंगे, तो पोर्ट के अराउंड बना ले। 2025 तक का लक्ष्य रखा है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं ना। प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स की बात हो गई, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग्स, पायलट प्रोजेक्ट इन इंडिया, देन ड्राफ्ट ग्रीन पोर्ट्स पॉलिसी। देन वी हैव रेलवे सेफ्टी इन इंडिया। रेलवे के लिए क्या किया गया है भाई? तो यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत सारे आप लोगों ने इस बार देखे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उनकी सेफ्टी की बात करिए। तो इंडियन रेलवे ने वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क जो है आफ्टर US, चाइना एंड रशिया। तो यहाँ पर बोला है कि हमको अपने इंटायर ट्रैकिंग रूट की लेंथ को क्या करके रखना है, थोड़ा सा सिक्योर करके रखना है, क्योंकि जो भी इतने आपने अभी देखे बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सीडेंट आप लोगों ने ट्रेन के देखे, तो वो ना हो आगे आने वाले समय पर, इसलिए रेलवे सेफ्टी की बात करी गई है। अब कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इंडिया में बनाया गया है ऑलरेडी। ये 1961 में है और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगर पूछना है किस तरह की बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव भारत न्यू कार असिस्टेंट प्रोजेक्ट, भारत NCAP। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लॉन्च किया हुआ है। ये रोल आउट करेगा इंडिजीनियस स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर व्हीकल। आपने देखा होगा व्हीकल जब हम लेने जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर अपन स्टार रेटिंग के हिसाब से देखते हैं, 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, उसके हिसाब से 5 स्टार रेटिंग को बहुत अच्छा माना जाता है। किसके बात अगर हम सापेक्ष में बात करें तो उसके सेफ्टी के तौर पे। जो आप लोग ने वो देखे होंगे ना, सेफ्टी बैग्स निकल आते हैं अचानक से, तो पहले केवल 2 रहते थे, अब उसकी 4 की बात करी। पिछली बार जो हमने एक सिस्टम पढ़ा था उसमें 6 की बात करी थी कि 6 तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो वही है, 5 स्टार रेटिंग वाले चीजें लोग ज्यादा लेते थे ऑटोमेटिव इंडस्ट्री AIS 197 के तहत। तो अब इस मेथड को क्या करने की बात करिए कि हमको व्हीकल का सिलेक्शन जो उसके प्रोसीजर वेरियस टेस्ट्स पर होना चाहिए, ना कि उसकी रेटिंग पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए भी काम चल रहा है, जैसे ही इसके स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट वी हैव, अगर मेजर पोर्ट्स इन इंडिया की हम बात करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि 352nd रिपोर्ट फंक्शनिंग ऑफ अ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया की बात करी है। तो ब्रॉडली इनको हम 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं, जो कि ट्रैफिक जिस तरह से हैंडल करते हैं। मेजर पोर्ट्स होते हैं जहां पर हमको आमतौर पर ट्रैफिक ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर का काम करते हैं, और यूनियन लिस्ट में 7th शेड्यूल में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलते हैं। फिर कुछ हमारे माइनर प्रोजेक्ट पोर्ट्स होते हैं जो कि स्टेट मैरिटाइम बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। लिस्ट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लिस्ट के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ये मेजर पोर्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कांडला पोर्ट देखने के लिए मिलेगा आपको, दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट दैट JNPT, फिर उसके बाद मरमेगांव, फिर उसके बाद न्यू मैंगलोर, कोचीन, ट्यूटिकॉरिन, देन वी हैव चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। ये हमारे मेजर पोर्ट्स हैं, इनको आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लें अच्छे से। और यहाँ पर हमारा ये वाला सेशन होता है खत्म, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी के बारे में थोड़ी सी और सर्विस सेक्टर के बारे में बात करेंगे।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए। हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने डिटेल में सारा कुछ उसको कवर किया हुआ है और मैराथन सीरीज ऑलरेडी हमने चलाई हुई है, तो उसे एक बार जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमी के बाद हम साइंस एंड टेक पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि उससे भी यहाँ पर आपको करंट ओरिएंटेड डेटा बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है एग्जाम में। तो आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी सुनिश्चित करते रहिए। धन्यवाद।